ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल। भाई सबसे चलिए यार शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये, अगर मैं इस डस्टर को यहां छोड़ के चला जाऊं, क्या ये रेस्ट पे रहेगा, नीचे आ जाएगा? क्यों? सरफेस तो रफ है, सरफेस तो रफ है। सोचेंगे कभी भी शुरू करते हैं कोई टॉपिक, अगर मैंने इसको यहां पर डस्टर को यहां रखा, सरफेस रफ है, फ्रिक्शन तो हो सकती है, बट छोड़ा ही नीचे क्यों आ गया? क्वेश्चन ये है, फ्रिक्शन रफ तो है सरफेस, फ्रिक्शन क्यों नहीं है? नॉर्मल, बहुत बढ़िया। यहां पर जब मैंने रखा तो देखो इसके वेट से ही इनके ग्रूव्स लॉक हो गए। अगर ये स्पेस होता, ग्रेविटी नहीं होती, तो सरफेस हमें ऐसे दिखती, ये सरफेस और ये सरफेस लिखना नहीं अभी, ऐसे दिखती। क्या ग्रेविटी है इसलिए नीचे जाना चाहता है और इसके अंदर क्या हो जाता है? लॉक्स। अगर स्पेस होता, ग्रेविटी नहीं होती, तो इसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता, क्या फ्रिक्शन होती? नहीं। वेट था इसलिए नीचे आया, ग्रूव्स लॉक हो गए, और अब इसमें क्या प्रोड्यूस हो गई? फ्रिक्शन। मतलब यहां पर हमें इसकी वेट की वजह से क्या मिल गया? नॉर्मल। मिला नहीं मिला? अब मुझे बताओ, अगर मैंने वॉल के अगेंस्ट रखा इसको, अब इनके ग्रूव्स ऐसे होंगे, कुछ होंगे नहीं होंगे, और दीवार के भी ऐसे होंगे, तो क्या ये अपने आप लॉक हो जाएंगे? नहीं। बिल्कुल रूट लेवल से शुरू करते हैं चीज। जब ऐसे रखा था, क्या वेट की वजह से नीचे आएगा और ग्रूव्स क्या हो गए? लॉक। क्या यहां पर अपने आप लॉक हो सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से कोई फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि इसके ग्रूव्स क्या हो जाएं? लॉक। और वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। अगर इस डस्टर को मैं रोकना चाहूं, तो मुझे ग्रूव्स लॉक करने के लिए पहले यहां से क्या लगाना पड़ेगा? नॉर्मल। अब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी और अब ये रुक जाएगा। क्या विजुअलाइज हो गया सबको? टेबल पर तो ऑटोमेटिक नॉर्मल था, क्या वॉल पर ऑटोमेटिक नॉर्मल मिलेगा या हमें फोर्स लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। सो ये जो टॉपिक है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि एक ब्लॉक को हमने दीवार के साथ रखा और वो अपने आप रेस्ट पर आ जाएगा। नहीं, नेवर, नॉट इवन इन योर ड्रीम्स। आपको यहां पर क्या लगानी पड़ेगी? एक पराई ताकत एफ। उससे इसके दोनों के ग्रूव्स क्या होंगे? लॉक। और वो फोर्स किस फॉर्म में वापस आएगी? नॉर्मल। क्या यहां तक क्लियर हो गई बात सबको? ठीक। सो एक पंक्ति लिखेंगे, when a block when a block is pressed against the wall, when a block is pressed against the wall, then the force perpendicular to the wall, then the force perpendicular to the wall becomes the normal reaction, becomes the normal reaction. अब आप मुझे सोच के बताइए, यदि यहां से मैंने फोर्स लगाई और इधर से नॉर्मल आया, तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लिखते हैं? म्यू एस एन। हाँ या ना? तो नॉर्मल क्या बन जाएगा? एफ। तो फ्रिक्शन क्या बनेगी? म्यू एस एफ। क्या ये एफ इसको गिराना चाहती है? नहीं। इसको गिराना कौन चाहता है? एम जी। इसका खुद का वेट अब दुश्मन बन गया। जो टेबल पर वेट नॉर्मल दिया करता था, अब वो वेट इसको क्या करना चाहता है? गिराना चाहता है। तो इसको गिराने के लिए एमजी रिस्पॉन्सिबल है, और रोकने के लिए ऊपर की तरफ कौन है? फ्रिक्शन। समझ आ गई बात? अगर ये हमने कह दी फ्रिक्शन, अब हम कंपेयर करेंगे एफएल और वेट को। अगर एफएल की जो वैल्यू है वो एमजी से बड़ी है, रोकने वाली ताकत एफएल कौन है? रोकने वाला। गिराने वाला कौन है? एमजी। तो ब्लॉक क्या रहेगा? रेस्ट पे। अगर एफएल जस्ट एमजी के बराबर है, तो रुका तो होगा, बट कौन सी स्टेट होगी? इंपेंडिंग। बहुत बढ़िया, अब आप समझते जा रहे हैं ये कौन सी स्टेट है? इंपेंडिंग। बट मान लीजिए फ्रिक्शन कम है और वेट बहुत ज्यादा है, तो क्या रुक पाएगा? तो हमने यहां बोल दिया दिस विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। अब आइए एक बड़ा सिंपल सा सवाल लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए
ये हमारे पास एक ब्लॉक है 4 kg का, मैंने यहां से फोर्स लगाई 30 न्यूटन की, या इसको कर देते हैं 80 न्यूटन की, और जो म्यू है दैट इज इक्वल टू 0.6। तो क्वेश्चन ये है व्हाट विल बी फ्रिक्शन, व्हाट विल बी फ्रिक्शन फोर्स। गर्ल्स ध्यान बोर्ड पर, मुझे बताइए नॉर्मल इसका वेट होगा या 80 न्यूटन, क्योंकि ये 80 से ही बॉल के अगेंस्ट प्रेस हो रहा है, हाँ या ना। सो ये 80 से प्रेस हो रहा है इसके अगेंस्ट, तो नॉर्मल क्या लिखेंगे 80। व्हाट इज एफएल, म्यू एस एन, व्हाट इज म्यू 0.6 इंटू 80। ऊपर की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी लग सकती है 48, जितना ज्यादा आप इसको प्रेस करोगे उतनी ऊपर की तरफ फ्रिक्शन बढ़ सकती है, बट लगेगी उतनी जितना इसका क्या है वेट। ये थोड़ा ज्यादा दबाओगे तो ऊपर चलने लगेगा, नहीं, जितनी आवश्यकता है उतनी ही लगेगी। आवश्यकता भी कितनी है इसकी, नीचे की तरफ कितनी आवश्यकता है 40, क्या इतना मिल पा रहा है, ऊपर 48 लगेगा क्या, कितना, जितनी आवश्यकता है। ब्लॉक क्या रहेगा रेस्ट पे, रेस्ट पे रहेगा तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा स्टैटिक, और स्टैटिक का कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं, स्टैटिक कितनी, जितनी आवश्यकता है कितनी है 40। सो आंसर कितना आ गया 40 न्यूटन। क्या ये रेस्ट पे रहेगा, बिल्कुल। एक्सेलरेशन क्या होगी 0। मुझे देख के बताइए दोबारा से, दीवार पे नॉर्मल कौन देगा, वेट या जो फोर्स लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं। कौन गिराना चाहता है, कहां की तरफ लग के, नीचे, और फ्रिक्शन अपवर्ड, करिए नोट। हो गया नोट सबका। चलिए एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिएगा। यहां पर हमने लगाया 3 kg, इधर से लगा 50, और म्यू है 0.7। फटाफट से, फिर मैं धीरे धीरे चेंज करूंगा। पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लीजिए 35, रोकने के लिए कितनी अवेलेबल है 35, और हमें चाहिए कितनी 30। क्या रोक पाएंगे, हमने इतना फोर्स लगाया इस पर
कि ऊपर की तरफ मैक्सिमम 35 हो सकती है, बट चाहिए कितनी 30। चेक करिए नॉर्मल क्या लिखे, नॉर्मल 30 या 50, 50 नॉर्मल 50 FL म्यू एन 0.7 इंटू 50 यानी कितना 35। अब लेवल कितनी है 35। अब ब्लॉक बना लो, नीचे की तरफ इसका वेट 30, ऊपर स्टैटिक, स्टैटिक की बराबर वैल्यू कितनी आ गई 30। अब एक केस वो करते हैं जहां फोर्स कम पड़ जाएगी फ्रिक्शन की, ये लिया हमने डाटा 6 kg, यहां से फोर्स लगाई 40 और म्यू है हमारा 0.6। या म्यू हम ले लेते हैं 0.3, 0.3 म्यू कितना आ गया 0.3। जल्दी से बताइए व्हाट इज नॉर्मल 40, व्हाट इज FL म्यू एन यानी 0.3 इंटू 40 कितना 12। अब रोकने के लिए कितनी अवेलेबल है 12, बट इसका वेट कितना है 60 और रोकने के लिए अवेलेबल कितनी है 12। क्या रुकेगा या चलेगा, चलेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक और म्यू सेम ही है, तो ये भी कितना होगा 12। अब आप मुझे बताइए इसकी एक्सप्रेशन क्या लिखें, क्या नीचे की तरफ होगी, बोलिए क्या लिखें, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू 60 माइनस 12 अपॉन 6, 48/6 यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये केस हो गया कि फोर्स कमजोर है। देखिए मैंने यहां लगाया, पहले अभी तक था फोर्स ज्यादा थी, अब फोर्स कम कर रहा हूं, तो फोर्स कम कर रहा हूं, क्या नीचे आ रहा है अपने आप, किस एक्सलेरेशन से आ रहा है 8। फोर्स बढ़ा देता तो फिर वहीं रुक जाता। क्या विजुलाइज हो गया सबको, अगर इसको छोड़ देता फोर्स होती नहीं तब तो फ्री फॉल करता। अब फोर्स है बट कम है, तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे भी गिर रहा है, कितनी एक्सलेरेशन से 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सबको विजुलाइज हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एंगल पर फोर्स दे रहा हूं यार, और एक बार म्यू भी अलग दे देता हूं ताकि सारी वैरायटी क्लियर हो जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन है। म्यू हमारा है S.6 और म्यू के है 0.5। इधर से हमने फोर्स लगाई 60 न्यूटन और इसका मास है 6 kg। सबसे पहले गर्ल्स नॉर्मल और FL निकालेंगे। नॉर्मल में म्यू क्या आता है या म्यू एस, म्यू एस। आराम से, कोई जल्दी नहीं। नॉर्मल हो गया 60, FL होगा म्यू एस एन 0.6 इंटू 60 कितना आ गया 36। ये मैक्सिमम इसको रोकने के लिए, मैक्सिमम इसको रोकने के लिए है। अब आप मुझे बताएंगे इसका वेट कितना है नीचे की तरफ 60। क्या 60 को 36 रोक पाएगा, नहीं। तो ऊपर फ्रिक्शन कौन सी होगी काइनेटिक। क्या काइनेटिक का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, म्यू के एन। व्हाट इज म्यू के 0.5। व्हाट इज नॉर्मल जिससे प्रेस किया गया है 60 यानी कितना आ गया 30। अब बताइए इसकी एक्सलेरेशन, जल्दी से बताएं, पक्का। सो एक्सलेरेशन आ गई 60 माइनस 30 अपॉन मास कितना है 6। आंसर इज करेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया ब्लॉक अगेंस्ट द वॉल का। अब हम इसी में वैरायटी लाते रहेंगे। फंडा एक ही है, हमें चेक करना है ब्लॉक की फोर्स नीचे है या ऊपर है। अब यहां देखिएगा मैं एंगल पर फोर्स लगा रहा हूं, अब मैं लगा रहा हूं एंगल पर। अब लगाएंगे एंगल पर फोर्स। गर्ल्स ये फोर्स है 40√2, कितने एंगल पर 45 डिग्री पर, और ये ब्लॉक है। और ब्लॉक का मास है 6 kg। ब्लॉक का मास है 6 kg, म्यू है 0.6।
सबसे पहले मुझे बताएं, क्या नॉर्मल पैरेलल वाला होगा या परपेंडिकुलर वाला? क्या ऐसे इसके ग्रूव्स लॉक होंगे या अब ग्रूव लॉक हुए? परपेंडिकुलर। जब मैंने कैसे प्रेस किया? परपेंडिकुलर। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये 40√2 cos 45 और एक क्या है 40√2 sin 45। कौन इसको प्रेस करना चाहता है? कॉस वाला। तो ये कॉस वाला 1/√2 यानी कितना आ गया 40। तो अब मैं सवाल ऐसे बनाता हूं, पहले मैंने ये दिखाया, इधर से एक तरह से 40 लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है नॉर्मल। क्या 40 है? ध्यान सबका बोर्ड पर। क्या ये वाला कंपोनेंट 40 है? 40 और नॉर्मल बराबर। एंड व्हाट इज एफ एल? म्यू एन 0.6 इंटू क्या 40, कितना आ गया 24। मतलब इसको किसी भी दिशा में रोकने के लिए फोर्स कितनी चाहिए? 24 मैक्सिमम अवेलेबल है, अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। अब हम इस पर देखते हैं नेट फोर्स क्या क्या है। क्या नीचे इसका वेट 60 है? क्या ऊपर की तरफ भी कोई लग रहा है? कौन लग रहा है? 40। तो इस पर नेट फोर्स कहां है? नीचे की तरफ 20। तो फ्रिक्शन कहां लगनी चाहिए? ऊपर। क्या फ्रिक्शन ऊपर लगनी चाहिए? ये था 40, जाने की टेंडेंसी का है नीचे की, तो फ्रिक्शन रोकेगी इसको कहां लग के? ऊपर। कितनी आवश्यकता है फ्रिक्शन की रोकने के लिए? 20। और अवेलेबल कितनी है? 24। क्या रोक पाएगी? बिल्कुल रोक पाएगी। नेचर क्या होगा? स्टैटिक। बिल्कुल सही, क्योंकि जस्ट रोक पा रही है तो हम बोलेंगे F + 40 किसके बराबर होगा? 60 के। तो F कितना आएगा? 20। चेक करिए क्या लिमिट से कम है? बिल्कुल। क्या ये सवाल सबको समझ आया? क्या नॉर्मल के लिए दोनों ये 40√2 रिस्पॉन्सिबल है या वो कंपोनेंट जो दीवार के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर वाला है ना। और उससे हमने एफएल निकाल लिया, फिर देखा दोनों केस में क्या लिमिटेशन है। ये ऐसा क्वेश्चन है, आपने पहले वाले क्वेश्चन ऐसे किए थे, किसी व्यक्ति को रख दिया और गले से प्रेस किया और यहां दबा के रख दिया, इसको लड़ाई हो रखी है, इस तरह प्रेस कर रखा है। और अगले केस में आपने गले से पड़ के इसको ऊपर की तरफ एंगल पर फोर्स लगा रखी है। तो एक फोर्स तो आप इसको ऊपर की तरफ दे रहे हैं और एक अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? नॉर्मल। तो यहां आपने भी मदद की उसकी उठाने में, ऐसे फोर्स लगाई है। ऊपर की तरफ कितनी मदद की है? 40। तो ये 40 ने उसका वेट कम कर दिया 60 से। अब नेट वेट नीचे की तरफ कितना रह गया? 20। तो फ्रिक्शन को केवल कितना लगना है? 20। अब मान लो अगर ऊपर की तरफ 60 ही लग गया होता तो क्या फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती? नहीं। 60 उसका वेट था, आपने 60 से उसको उठा रखा है, तो फ्रिक्शन का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉक क्या है? रेस्ट पर। क्या पॉइंट समझ आ गया सबको? एक एंगल वाला दे दूं, कर पाएंगे सारे? करिए एंजॉय। इंक्लाइंड के बहुत लंबे लंबे यार सॉल्यूशन होते थे, और अभी कुछ इंक्लाइंड के क्वेश्चन लास्ट में मिक्स करके इसके साथ मर्ज करके करेंगे, ओनली फॉर मेजर्स। नीट के लिए अभी जितना चाहिए था इंक्लाइंड का वो सारा काम हो गया। ये है अपने पास 4 kg, और मैंने यहां से ताकत लगाई, यहां से ताकत लगाई 45 डिग्री पर, लेट अस से 30√2, और म्यू है 0.7। आराम से दिखाइए मॉड्यूल। ये कौन सा? हो गया सबका? बताइए क्या आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? 10। ठीक है। मॉड्यूल में आपको एंगल पे लगने वाली फोर्स के नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टली लगेंगे। कितना आंसर आ गया इसका? 10। करने की आवश्यकता तो है नहीं, ये इधर आ गया 4, इधर से आ गया 30, इधर से आ गया नॉर्मल, तो पहले हमने लिख लिया FL इज इक्वल टू 30 इंटू 0.7। कितना मैक्सिमम अवेलेबल है? 21। अब इस 4 पर ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट क्या है? 30,
और नीचे की तरफ इसका वेट कितना है 40, तो कितनी फोर्स कम पड़ रही है 10, तो फ्रिक्शन क्या 10 लग सकती है, कितनी अवेलेबल है 21, सो आंसर क्या आ गया 10, एफ एस आ गया 40 माइनस 30 किसके बराबर 10। अब अगला क्वेश्चन लिखे, अंग्रेजी में एक बार लिख देते हैं, लिखें a force of 20 Newton is just sufficient to keep a block stationary when pressed against the wall. When pressed against the wall. Find the mass. Find the mass of the block. जस्ट सफिशिएंट मतलब फ्रिक्शन कौन सी लग रही है, लिमिटिंग। जस्ट मैंने बताया था इंपेंडिंग स्टेट है, सो ऊपर फ्रिक्शन कितनी लग रही है, लिमिटिंग। नीचे इसका वेट क्या है, mg। म्यू नहीं दिया हुआ, ब्रैकेट में लिख लेंगे म्यू इक्वल टू 0.6। 0.6 अब हो जाएगा क्या, क्या हमें नॉर्मल दे रखा है, कितनी फोर्स से प्रेस किया गया है, कितने से 20 से, है ना। सो अब हम यहां लिखेंगे एफ एम जी किसके बराबर है, एफ एल। एफ एल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन, और हमें चाहिए एम, तो m इंटू 10 इज इक्वल टू म्यू 0.6, और नॉर्मल कितने से दबाया गया इसको, 20 से, तो ये आ गया 12, और इधर से आ गया 10, तो मास आएगा कितना 1.2 kg, और वेट पूछता तो mg 12 आ जाता। देख लेना सवाल में, कई बार वेट और मास में देख के दोनों ऑप्शन दे देता है, हम जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं। वेट आएगा mg और मास क्या होगा m। क्या डुएबल है सवाल। अब आपने यार हिंदी मूवीज में देखा होगा, लास्ट का जब क्लाइमेक्स वाला सीन होता है, हीरो जो है वो एकदम शीशे पे आगे चिपक जाता है, और विलन गाड़ी चला रहा है, पहले वो छत पे होता है, फिर छत से नीचे आता है, और यहां पर ये गाड़ी चला रहा है, और इतनी एक्सेलरेशन से चला रहा है कि हीरो साथ साथ चल रहा है। हाँ है ना, देखा है आपने। अगर ये देखो, ये डस्टर है मेरे हाथ पे रखा, एक तरीका तो ये यहां से फोर्स लगाऊं रुक जाए, दूसरा तरीका मैं साथ इसको एक्सेलरेट करूं, तब भी टिक सकता है। तो ये क्या कर रहा है, गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हीरो इसके साथ चिपका हुआ है और साथ साथ जा रहा है। इसको लग रहा है कि हीरो को दूर फेंकना है, वो गाड़ी और तेज बढ़ाता है, नॉर्मल और बढ़ता है, फ्रिक्शन और मिलती है, वो और टिका हुआ है। अगर विलन ने थोड़ी सी एनएलएम पड़ी होती तो वो ब्रेक लगाता, हीरो नीचे फिसलता, गाड़ी बैक करता और साइड से निकल जाता। वो क्या कर रहा है, गाड़ी को एक्सेलरेट, जितना एक्सेलरेट करेगा उतना साथ चलेगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं। या तो नॉर्मल हम यहां फोर्स लगा के दें, या फिर एक्सेलरेट करें, तो अपने आप गाड़ी हीरो पर क्या लगाएगा, नॉर्मल। अगर गाड़ी का शीशा ये है और हीरो यहां खड़ा है, जब तक गाड़ी नहीं चल रही क्या हीरो फिसल जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि नॉर्मल नहीं मिल रहा। बट अगर ऐसे दबाएं तो एक नॉर्मल मिलेगा, और उससे क्या प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन हमारा एआईपीएमटी नीट में आया हुआ है। सवाल लिख लीजिए, हीरो की जगह क्या था, ब्लॉक। लिखें, क्वेश्चन लिखें, अ स्मॉल ब्लॉक is pressed a small block is pressed against the window of a moving car. Find the minimum acceleration
फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन so that the block remains at rest with respect to car, so that the block remains at rest with respect to car. बड़ा सिंपल फंडा है। अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो बताइए क्या जो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रही है एफएल वो एमजी से बड़ी होनी चाहिए या छोटी? बड़ी होनी होगी तो अपने आप एफएस लग जाएगा यहां पर और टिक जाएगा, हाँ है ना। अगर इसका वेट 20 है तो फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो तब भी टिका रहेगा, लगेगी 20 ही, बट मैक्सिमम वैल्यू तो 20 से ज्यादा होनी चाहिए, 20 या 20 से ज्यादा होनी चाहिए। सो क्या हम ये कह सकते हैं रेस्ट के लिए कंडीशन क्या थी? कौन बड़ा होता है? एफएल किससे बड़ा है? एमजी से। और जस्ट अगर बोल दे तो इंपेंडिंग स्टेट एफएल किसके बराबर होगा? एमजी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? व्हाट इज एफएल? म्यू एस एन इक्वल टू व्हाट? एमजी। क्या इस बार जो नॉर्मल मिल रहा है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा जैसे हम ये 2 ब्लॉक में करते थे? इनके बीच का जो नॉर्मल है वो इसको क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। तो यही करते थे। अब नॉर्मल को क्या लिखते थे? m1 है। तो अब नॉर्मल को क्या लिखोगे? ma। गेम खत्म। एम्स एपीएमटी दोनों में पूछा हुआ है ये, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई? g बाय म्यू एस। क्या सवाल सबको समझ आ गया? अगर हम एक्सेलरेशन को 0 कर दें क्या नॉर्मल 0 हो जाएगा? जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे नॉर्मल बढ़ेगा, जैसे जैसे नॉर्मल बढ़ेगा वैसे वैसे एफएल बढ़ेगा, तो उसकी रुकने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये देखिए, क्या ये डस्टर मेरे हाथ पर रुक रहा है या फिसल रहा है? फिसल रहा है। मैंने एक्सेलरेशन बढ़ाई, अभी भी फिसल रहा है। अब एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा की तो क्या साथ साथ चल रहा है? ये देखो साथ साथ चलेगा, जहां मैं रुक गया हाथ वहां नीचे फिसल जाएगा, वहां क्या आ जाएगा? नीचे। सो मुद्दा क्या है? ए बढ़ाओ। ए बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एन। एन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एफएल। तो रुकने की टेंडेंसी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। करिए नोट। अगेंस्ट द वॉल वाला जितना रीट में चाहिए वो हो गया। अब आगे जो भी पढ़ेंगे वो मेजर के लिए है, मैं आपको क्लियरली बोलता हूं। मैंने तभी जो भारी क्वेश्चन है वो बीच में कराया ही नहीं, ताकि आपको पता रहे कि यहां तक हमारा नीट का काम खत्म हो गया। लास्ट में मैं हर टॉपिक जितने थे स्टार्टिंग से कुछ भारी भारी सवाल कराऊंगा, वो सिर्फ समझ आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। वो इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि भारी क्वेश्चन तुमने लास्ट टाइम कुछ किए थे। हमारे नोट्स में इसके बाद तो ये क्वेश्चन आता था, इसीलिए आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। बट पेपर जो है नीट का यहीं तक इसी में से आएगा। अब कुछ की पॉइंट्स भी लिखेंगे। टग ऑफ वॉर देखा है सबने? खेला है कभी? टग ऑफ वॉर में क्या उद्देश्य होता है? किस पर फोर्स ज्यादा लगती है? 2 व्यक्ति हमने रख दिए। टग ऑफ वॉर का एक बार हम इवेंट समझते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। मैंने पूछा एक बॉयज बैच में टग ऑफ वॉर देखा है, तो उनका जवाब आया स्क्विड गेम्स। टग ऑफ वॉर होता क्या है यार, आइए समझते हैं। अरे यार आज तुम दो लो यार। मास सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहां का मास क्या है? ज्यादा। यहां का मास क्या है? कम। बिल्कुल विजुलाइज कराने के लिए। दोनों हाथ हैं, उसके पीछे दिख नहीं रहा आपको। ये एक ऐसे खींच रही है, चलो इसके भी दोनों हाथ लगा देते हैं, भेदभाव नहीं। ठीक। अब इधर ध्यान यार, टग ऑफ वॉर का मुद्दा क्या है पहले बताओ। जो जीतता है उस पर फोर्स ज्यादा लगती है या जो हारता है उस पर फोर्स ज्यादा लगती है?
नहीं, फोर्स टेंशन की दोनों पर सेम लगती है क्योंकि धागा एक ही है। दोनों पर जो फोर्स है वो क्या है, सेम, क्योंकि धागा एक ही है। मुद्दा रस्सी की फोर्स का नहीं है, मुद्दा पैरों में है कि कौन नीचे से उतनी फ्रिक्शन लगा पाता है जो इसको क्या कर दे, बैलेंस। फोर्स तो एक ही लगेगी क्योंकि धागा तो एक ही है। अब बात करते हैं, मान लेते हैं दोनों ने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई। ध्यान से सुनना, इस पे मैक्सिमम फोर्स लग सकती है 60, इसका वेट ज्यादा है तो क्या इसका नॉर्मल बढ़ जाएगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन होगी वो लग सकती है 80। अभी धागे पे दोनों ने हौले हौले 20-20 न्यूटन लगाया, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस पर फ्रिक्शन पीछे कितनी लगी, 20, और इस पर भी कितनी लगी, 20। इसको देखो, सिर्फ इसको भूल जाओ, इधर 20 इधर 20, क्या बैलेंस है, इधर 20 इधर 20, क्या बैलेंस है, बिल्कुल। अब इसने फोर्स लगाई 30, तो इस धागे में सेम है, तो यहां भी कितनी हो गई, 30। क्या इतनी फ्रिक्शन है, बिल्कुल है। क्या यहां 30 है, बिल्कुल है। अब करते करते 59 तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए, 59। क्या देखिए इधर है, बिल्कुल, इधर भी है, बट कौन घबरा रहा है, 60 वाला। क्यों, क्योंकि ये लिमिट के पास पहुंचने लगी है। अब जैसे ही 60 पॉइंट समथिंग हुई, तो धागा तो अभी भी सेम है, मान लेते हैं 60.1। इसके पास तो बहुत फ्रिक्शन है, तो इसको तो मिल गई 60.1 और ये रेस्ट पर आ गई। बट यहां पर कितना लगा, 60। क्या इस पर नेट फोर्स सेम हुई, 0 हुई, नहीं। तो ये कहां जाएगी, राइट की तरफ, और ये रेस हार गई। तो टग ऑफ वॉर वो हारता है जो पैर पे फ्रिक्शन कम उत्पन्न कर पाए। इसीलिए आपने देखा जब टग ऑफ वॉर खेलते हैं तो खींचने वाली एनर्जी पतले लोगों में ज्यादा होती है, उनको पीछे खड़ा करते हैं, आगे हैवी लोगों को रखते हैं जिनका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ज्यादा, ताकि उन्हीं की फ्रिक्शन से गेम को रोक दिया जाए। देखना आप, कभी भी टग ऑफ वॉर का कोई गेम होता है इंटरनेशनल, तो आगे हैवी लोगों को रखा जाता है। तो क्या पैर में अगर आप वेट बांध ले, घुंघरू पहन ले, तो नॉर्मल बढ़ जाएगा यार, बिल्कुल बढ़ जाएगा। यहां नॉर्मल क्या है, कम है। या फिर फ्रिक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्या, म्यू और एन, या तो वेट बढ़ा ले या फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट। इसके नीचे अगर कोई तेल डाल के चला गया फ्लोर पर, नॉर्मल तो बहुत है, बट म्यू क्या हो गया, बहुत कम, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, कम। क्या टग ऑफ वॉर का कंसेप्ट समझ आ गया सबको। सो टग ऑफ वॉर में अगर पूछ लिया जाए, क्या रोप में फोर्स दोनों पर बराबर लग रही है, हाँ। क्या जीतेगा वो जो जमीन से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करवा पा रहा है, दैट इज द होल पर्पस। सो लिख लेंगे हेडिंग टग ऑफ वॉर। चित्र बनाने की जरूरत नहीं, थ्योरेटिकल चीजें पूछ सकता है इस पर। लिखें, इन टग ऑफ वॉर, in tug of war, the rope exerts in tug of war, the rope exerts equal force, equal force on both, but the winner will be that person who exerts greater force on the ground, who exerts greater force on the ground. आपका रेस में भी क्वेश्चन है, कौन टग ऑफ वॉर जीतेगा, जो रस्सी में ज्यादा फोर्स लगाएगा टेंशन से भी नहीं, वो तो जो ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा उससे क्या बढ़ेगा, फ्रिक्शन, उससे क्या बढ़ेगा, फ्रिक्शन। चलिए अब लिखते हैं नेक्स्ट। अब सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस।
पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? Which of the following is not an electromagnetic force? First option, normal reaction. Second, friction. Third, pseudo force. Fourth, none of the above. बिल्कुल, मोहर लगाते चले. Next question. If an object is at equilibrium, then first part, it must be at rest. Second, it may be at rest. Next, it must be moving with increasing velocity. It must be moving with increasing acceleration. क्या रेस्ट पर होना जरूरी है? नहीं, हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूं. सो मे बी एट रेस्ट वाला वर्ड क्या है? सही है. लास्ट था, इट मस्ट बी मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A horse is pulling a cart. A horse is pulling a cart or a wagon as shown. आंखें बंद कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए. गधा, घोड़ा, खच्चर, कुछ भी हो सकता है. यहां हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन. बैटमैन इधर आ गया हमारे पास. अब इसमें हम ऑप्शन देखेंगे. ये हमने कह दिया ये ब्लॉक को खींच रहा है. ठीक, पहला ऑप्शन है टेंशन इज पुलिंग द वैगन एंड अपोजिंग द हॉर्स. क्या सही है या गलत है? यहां पर जो टेंशन है धागे पर, जो धागा इससे बंधा हुआ है, क्या वो वैगन या बॉक्स को खींच रहा है? बिल्कुल. और क्या घोड़े को धीरे कर रहा है? सो क्या पहला ऑप्शन सही है? एक एक ऑप्शन लिखते चलेंगे, समझते जाएंगे. टेंशन इज पुलिंग द वैगन एंड अपोजिंग द हॉर्स. अगला, फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सही है या गलत है? क्यों? ये कहां स्लाइड कर रहा है? आगे. तो फ्रिक्शन कहां होगी? पीछे. फ्रिक्शन ये भी पीछे है. मोर देन वन करेक्ट है,
पेपर में कोई भी एक देगा, मैं सारे केस डिस्कस कर रहा हूं। अगला, फ्रिक्शन ऑन हॉर्स इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। घोड़ा कहां जा रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन कहां होगी, गलत, आगे ही होगी। अभी बताएंगे क्यों, अभी बताएंगे। और चौथा फ्रिक्शन इज सेम इन मैग्नीट्यूड ऑन बोथ हॉर्स एंड वैगन। क्या सही है गलत है? फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। क्या दोनों के लिए नॉर्मल सेम होगा, नहीं, दोनों का वेट अलग अलग हो सकता है। यहां अगर लिखें विल बी सेम, क्या ये सही है गलत है, गलत है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। सब कुछ हम लिख रहे हैं इस पर, जो जो संभव है।